Okay, we are live and we have amazing Jawad Shafiq with us. जवाद हेलो शफीक के बारे में एवरीवन। कैसे हैं जवाद भाई आप कैसे हैं? ठीक ठीक, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। अच्छा, छोटी सी मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता जाऊं जवाद शफीक भाई की। ही इज इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। इन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की थी यूटी लाहौर से बैक 2005 से 2009 के अंदर। उसके बाद सेवरल सर्टिफिकेशन के बाद इस वक्त बहुत एक अच्छी पोजीशन में है। तो अभी हम जवाद शफीक भाई से खुद पूछेंगे कि वो अपनी जर्नी के बारे में अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उनकी जर्नी किस किस पाथ से गई थी और कैसे कैसे वो अपनी जर्नी से होते होते आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, कंट्री क्यूएचएससी मैनेजर कैसे पहुंचे हैं। तो सर आप बताना पसंद करेंगे? जी आमिर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहली बात तो ये, दूसरा ये कि जर्नी तो नहीं मैं कहूँगा, इट इज़ जस्ट अ डेकेड ऑफ, जिसे आप कह लें कि स्ट्रगल है। और आफ्टर इंजीनियरिंग आप सबको पता ही है कि 2008 में जिस तरह का स्लम्प था, आजकल भी है। अभी 2020 के जो सेशन पास आउट होगा, जो भी लोग करेंगे ओवरऑल दुनिया में, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा जॉब्स ढूंढना। तो मिलेनियल्स ने तो माशाल्लाह अपने पहले दो स्लम्प्स देख ली हैं 10-11 साल के अंदर ही। तो मैंने ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूटी लाहौर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की थी, 2009 में पास आउट हुए थे। तो जॉब मार्केट वॉज टोटली डाउन, कोई मतलब हाल नहीं था जॉब मार्केट का। इवन हमारे जो सीनियर्स थे वो भी जॉब ज्यादातर फिर रहे थे। तो फॉर टाइमिंग मैंने एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कंसल्टेंसी, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर सा शुरू कर दिया था, लेकिन वो ऑफ एंड ऑन था, डजंट काउंट एज अ जॉब एक्चुअली। तो लेकिन उनके साथ मैं काम करता रहा। फिर मैंने टीचिंग की उसी दौरान। मैंने उसके बाद सीएसएस की अटेम्प्ट्स दी, मैंने ट्यूशन पढ़ाई। सो आफ्टर 3 इयर्स तकरीबन, तो मुझे एक प्रॉपर जॉब जो है वो उसके बाद जाके मिली। वहां से मैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब थी। मैं भी बीइंग ए पेट्रोलियम इंजीनियर पहले भी सिविल से रिलेटेड काम कर रहा था, और ये प्रॉपर जॉब थी, एक फिक्स्ड उसकी। तो उसमें ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला मैनेजमेंट का, पीएमपी की सर्टिफिकेशन का पता चला कि होती क्या है। तो 2013 में उनकी सर्टिफिकेशन कर दी। प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस तो था 4 साल का, ऑफ एंड ऑन। तो उसके बाद पता चला जी आरएमपी भी होता है। प्रोजेक्ट पीएमपी पढ़ रहे थे तो आरएमपी को भी पता चल गया, तो उसकी ट्रेनिंग ले मैंने। तो मीनवाइल जो आरएमपी की ट्रेनिंग की वजह से आई मूव टू पार्को एज एन एचएससी मैनेजर। इधर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एचएससी दोनों देख रहा था, गोल एंड गोल हेड पर प्रोजेक्ट पे। पार्को से फिर आई मूव टू दिस सीबीआर। यहाँ पे पहले मैं नेशनल अकाउंट हमारा है, डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स हैं ओवरऑल मल्टीनेशनल पाकिस्तान में। तो शेल इज वन ऑफ देम। तो अब मैं वहाँ से अभी ही पोजीशन पे मूव हुआ। ओके तो ओके। दिस इज द जर्नी, 10-11 years। आपने कहते हैं ना दरिया को क्रूज में बंद कर दिया, 10-11 साल को आपने 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जवाद भाई, आपने भी बताया 3 साल आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिली थी। अगर मैं बिल्कुल। आपके उस पॉइंट को, जब आपकी जॉब मार्केट थी 2009 में आप हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान एक्सट्रीमली टेररिज्म के अंडर था, हर तरफ हाँ, ब्लास्ट हो रहे थे, ऐसा ही था। उस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं आ रहा था, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आ रही थी, जैसे आपने बताया आपके सीनियर्स को भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो ये बिल्कुल टाइम वैसा ही है जैसे कि जो 19 और 20 का बैच पास आउट हुआ है कि कोविड-19 की वजह से हर चीज खत्म हो गई। मैं इसे बिल्कुल है। कंपेयर, बिल्कुल इनकी एनालॉजी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बल्कि यानी दिस इज वर्स, दिस इज वर्स, क्योंकि ये दुनिया भर में है। और सिर्फ ये नहीं है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हुई हैं। इवन डेवलप्ड वर्ल्ड ने भी बहुत ज़्यादा इसमें क्राइसिस देखा है, और अभी भी देख रहे हैं। आप देख लें, अभी वो पैंडेमिक जो उसका एपिसेंटर है वो ब्राज़ील, साउथ ईस्ट, साउथ अमेरिका में मूव कर गया। तो अब पता नहीं वो खुदा ना खास्ता कहाँ तक चलती है। आई डोंट नो वेयर दिस पॉइंट स्टॉप्स एक्चुअली। ओके। अच्छा, हम आपके स्ट्रगल पे थोड़ा सा ये डिटेल में बात करते हैं। जब 3 साल आपको जॉब नहीं मिली थी तो आप डिप्रेशन, डेस्परेशन, एंजाइटी, ये क्योंकि आजकल जब हम ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, मुझे रोज कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स की ये क्यूरी आई होती है कि सर हमें जॉब नहीं मिल रही, 6 महीने हो गए हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, 2 महीने हो गए हैं, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो जब हाँ, आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो आप क्या डिप्रेशन में नहीं जा रहे थे क्या? आपने रूल अपनाया था कैसे?
इसको टैकल किया था आपने? यार डिप्रेशन वाज ऑलवेज देयर, ठीक है, लेकिन उस तरह का नहीं कि जी मैं मतलब बिल्कुल वो दाढ़ी लंबी करके अपना हुलिया बिगाड़ लूं और मतलब बहुत ज्यादा वो उस तरह नहीं। आप लोग जानते हैं, आप लोग उस वक्त यूनिवर्सिटी में थे, मैं आता रहता था यूनिवर्सिटी भी, एंड आई वाज एज लाइवली एज आई कुड, जैसे मैं यूनिवर्सिटी डेज में होता था उसी तरह ही था तकरीबन। हाँ ये जरूर है कि एक बंदे को जरूर होता है। हाँ अगेन उसमें माय फैमिली ऑब्वियसली, माय फादर ऑलवेज बैक के जी तुम टेंशन ना लो, अपने खर्चे वगैरह की टेंशन ना लो, तुम्हें टोटली हम जो है जो है वो परेशान नहीं होना तुमने उसके लिहाज से, तो तुम सीएसएस की तैयारी करो। तो एक तो ये मोटिवेशन मुझे मिल गई। फिर ये हुआ कि जी मुझे जब इसका थोड़ा सा जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस हो गया शुरू में कि जी अब जॉब नहीं मिल रही, तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स अदर मार्केट्स कि जी सिल्वर ओके। पेट्रोलियम की फील्ड में तो मिलने वाली है नहीं, तो आप कहीं और बात करें। तो मेरे भाई के एक फेलो हैं, क्लास फेलो, उमर इकबाल, आई वुड लाइक टू नेम हिम। उन्होंने बहुत 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 हेल्प की मेरी। आई वुड लाइक टू थैंक हिम एनी टाइम आई एम टॉकिंग टू एनीवन। उन्होंने मुझे पीएमपी के रास्ते पे भी उन्होंने ही डाला मुझे लेटर ऑन, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं हम प्रोजेक्ट्स करते हैं कंसल्टेंसी, हम मतलब आप कह लें कि आउटसोर्स कंसल्टेंसी अपना काम आउटसोर्स करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, तो वो ये ले लेते थे टैग इंटरनेशनल के उसमें। तो उसमें इन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ काम शुरू कर दो, जितना जो प्रोजेक्ट आएगा तब आ जाया करना, जब नहीं होगा तो इट्स ओके, आप अपना काम। तो फिर मैंने साथ साथ टीचिंग की भी मुझे एक ऑफर होगी, स्कूल में भी पढ़ाया मैंने 6 मंथ शायद, ट्यूशन भी पढ़ाए, और साथ साथ ये ऑफ एंड ऑन भी काम चलता रहा। लेकिन 2010 के बाद जब 1 साल गुजर गया तो फिर आई मेड ए डिसीजन कि यार नहीं, ठीक है ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, सीएसएस करते हैं, अब सीरियसली जो है उसकी तैयारी करते हैं। तो 2010 में आई स्टार्टेड एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। तो वो एक अलग जर्नी है, उसका बहुत बड़ा हाथ है इन द टाइम टुडे, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद मैं इस पोजीशन पे जब यहाँ पे हूँ मैं ना पहुंच सकता किसी भी सूरत। अच्छा, तो यानी कि अगर हम देखें कि आपकी 3 साल की स्ट्रगल में पहले जॉब नहीं मिली, आपको गाइडेंस मिली, मेंटोरशिप मिली आपके सीनियर से, उन्होंने आपको गाइड किया, आपको डिप्रेशन आती रही, लेकिन साथ-साथ आप अपनी लाइफ के साथ कैरी ऑन करते, आपने अपनी पुरानी एरियाज़ को विज़िट किया, यूनिवर्सिटी जाते रहे, हम लोगों से मिलने आते रहे, कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा जाए। साथ में आप हाँ इंटरनेशनल मीडिया देखते रहे और फिर आपने ये डायरेक्शन चूज़ की कि ठीक है, आपने और जॉब्स की, ऐसा नहीं है कि आप घर में हाथ रख के बैठ गए। हाँ ऑल्दो कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, अगर आप घर में हाथ रख के भी बैठ जाते, तो भूखे नहीं मरते, राइट? हाँ, ऐसे ही लेकिन आपने आपने और जॉब्स की, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बावजूद पेट्रोलियम मैंने इंजीनियरिंग करने एक्चुअली के मेरा एक दोस्त है, उसने बीबीए किया था उन्हीं दिनों में, मेरा सेशन फेलो है स्कूल का। उसने अपना थोड़ा सा सेटअप रखा हुआ था, थोड़ा सा रिगार्डिंग डाटा एंट्री एंड आर्टिकल राइटिंग। तो ओके, वो टेंशन के साथ वो जो है वो आ गया इन द सेम टाइम। उसने मुझे ऑफर की, मैंने वो भी मतलब आर्टिकल राइटिंग भी की है, मेरे पास आज भी पड़े हुए आर्टिकल्स, और डाटा एंट्री का डाटा भी पड़ा हुआ है जो हमने डाटा वो भी काम कर चुका हूँ। अच्छा। तो इट वाज नॉट लाइक दैट कि मैं बस जॉब नहीं मिली तो और कुछ नहीं करना। यानी कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपने नहीं छोड़ा। जैसे आपने बात की कि बाकी जितने यंग ग्रेजुएट्स होते हैं, हर कोई सीएसएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो आपने भी पहले और जॉब के साथ सीएसएस की तैयारी शुरू की, लेकिन फिर बिल्कुल। सीएसएस की तैयारी के साथ-साथ आपने कहा नहीं, दिस इज़ टू इम्पोर्टेंट, मैंने सिर्फ सीएसएस करना है, राइट? नहीं सारा कुछ छोड़ा नहीं था, साथ साथ चलता अच्छा, रहा, लेकिन ये नहीं था कि मैं बिल्कुल टोटली सीएसएस पे, क्योंकि वो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब 1.5 साल का प्रोसेस था, तो वो उसमें मैं बिल्कुल अपने आप को ये नहीं करना चाहता था कि जी मैं बिल्कुल सीएसएस के उस पे ही रहे। ऑब्वियसली इट इज लक, और वो बात प्रूव भी हुआ कि इट वाज अ बेटर डिसीजन कि मैं इंटर्नशिप भी की, नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम था, 3 मंथ्स उधर भी इंटर्नशिप की। तो मतलब वट एवर केम माई वे, मैंने वो ये नहीं किया कि जी मैं सीएसएस कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने ओके। उस वो ये भी जारी रखा काम। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, किसी तरह की भी अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी को हरगिज़ छोड़ा ना जाए। आप अपने जो गोल पे फ़ोकस रखें, अपने विज़न के ऊपर नज़र रखें, लेकिन साथ-साथ जो डेली रूटीन्स हैं, जो डेली जॉब्स हैं, जिससे घर का, वो कहते हैं ना, रोटी रोटी-पानी चलता रहे,
वो चीज़ आप हम्म। हरगिज़ भी ना छोड़ें। एक क्योंकि मिनिमम मैंने ये देखा है भाईजान कि जब आपके पास एक मिनिमम सैलरी होती है ना, आपको यकीन होता है चाहे वो ₹1000 हो, चाहे वो ₹1,00,000 हो, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। और एक चीज़ कहते हैं कि आपके पास एक जॉब है तो दूसरी जॉब भी आती है। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएँगे? हाँ, ये मुझे बड़ी अच्छी आपने बात कर दी अमित। मैं मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब ये पहली मुझे ट्यूशन मिल गई ना, फिर मैंने मुझे किसी दोस्त से शायद मेरी बातचीत हुई तो वो कहता है यार एक ही ट्यूशन। मैंने कहा यार अब ये है कि कम से कम पॉकेट मनी मुझे घर से नहीं लेनी पड़ेगी। तो पॉकेट हाँ, मतलब अब जो अब जो अगले 3 साल मैंने गुजारे ना, उसमें मैंने ये नहीं किया कि जी मुझे बिल्कुल जो है वो किसी भी तरह से इस तरह का कोई मसला हो कि जी मैं बिल्कुल ही कुछ ना कर रहा हूँ। या तो मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, या मैं डाटा एंट्री कर रहा था, या मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा था, या मैं वो इंटर्नशिप पे था, नेशनल इंटर्नशिप। इवन मैं टाइम कि मैं दिन में उधर होता था सेक्रेटरी, और रात में डाटा एंट्री वाला, शाम में डाटा एंट्री वाले उस पे चला जाता था। 3 घंटे उधर डाटा एंट्री करके या आर्टिकल लिख के तो वापस घर आ जाता। तो इस तरह से वो चलता था। इट वाज नॉट लाइक दैट कि मैं हाथ पे हाथ धरा। और फिर मैंने उसे ये यार अब ये है कि अब आई इज अ रोलिंग स्टोन, अब इसको मैंने रुकने नहीं देना। या तो मैंने इसी फील्ड में ग्रो करना है, वटेवर हो सकता है। मैं आज ट्यूशन पढ़ा रहा होता, ओ लेवल ए लेवल, तो उसमें भी बहुत माशाल्लाह लोगों के जो है वो अच्छे करियर्स बन गए। लेकिन वो मतलब अच्छा हुआ कि इंजीनियरिंग साइड आ गए वापस। तो वो भी एक अलग फिर स्ट्रगल है कि जब जॉब लग गई 2012 में। तो रिसेंटली मेरा सीएसएस का रिजल्ट आया था, और वो सीएसएस के रिजल्ट में मैं आई हैड क्लियर्ड एवरीथिंग। लेकिन पंजाब टू डोमिसाइल की वजह से मेरी एलोकेशन नहीं हो सकती। तो वो ओके, एक मई से लेके जून तक का टाइम थोड़ा डिप्रेसिंग था मेरे लिए ज्यादा। उसमें मैं फादर अच्छा, आल्सो हेल्प मी अलॉट। और अगेन उमर भाई, उन्होंने मुझे ही कॉल्ड मी अप। उन्होंने वो काम छोड़ दिया हुआ था अपना बाय देन। 2 साल उनके साथ वो काम किया मैंने। तो वो ऑफ एंड ऑन मुझे कॉल, उन्होंने कॉल की कि यार मैं एक प्रोजेक्ट पे हूँ। तो यहाँ पे एक बंदे ने जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है उसने रिजाइन कर दिया। तो उन्होंने मेरे साथ यही काम किया हुआ है प्रोजेक्ट, और एचएससी वाला थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल कोर्स वाला। तो तुम अपनी तो मैंने कहा भाई मेरा तो मसला ये है कि मैं पढ़, मुझे प्रेफर नहीं करेंगे कभी। तो उन्होंने कहा यार अंग्रेज बॉस है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि पेट्रोलियम इंजीनियर है कि क्या है, उसे इंजीनियर चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो वो बस किस्मत में लिखा, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, तरक्कियां देगी, उन्होंने मुझे रेफर कर दिया। उसने इंटरव्यू किया, हैरल्ड सैमसन नाम था उसके मैनेजर का। और ही उसने मुझे ओके कर दिया। तो जून, आई थिंक तो जून 6 को आई गॉट द लेटर मेन के जी पहली प्रॉपर लेटर था। दिस वाज जून 2012। सितंबर 2009 से पास आउट होके जून 2012 तक मेरी पहली कॉन्ट्रैक्ट जॉब आप कह लीजिए, जिसमें मेरे पास लेटर था कि ये डेजिग्नेशन, ये सारा कुछ होगा। पहली ऑफिशियल जॉब। हाँ, पहली ऑफिशियल जॉब आप कह सकते हैं। ओके, ओके। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने सीएसएस क्लियर कर लिया था, लेकिन क्योंकि जो है आप प्रॉपर्ली एलोकेशन नहीं हो सकी जिस वजह से आप नहीं कर सके। तो आप क्या लेसन्स आपको मिले सीएसएस की उस प्रिपरेशन से? आपने अपनी लाइफ जर्नी का बताया है, कोई ऐसे 3 लेसन्स आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो भी सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं, जो भी हमारे सीएसएस के एस्पायरेंट्स को देख रहे हैं, मैं जवाद शफीक भाई का लिंक अपनी इस कमेंट में शेयर कर दूंगा। इन्होंने भी सीएसएस के बारे में कुछ भी पूछना है क्योंकि इन्होंने सीएसएस क्लियर किया हुआ है। आप कोई ऐसे बंदे के पास नहीं जा रहे जो कि सीएसएस ये कर ले वो कर ले। आप एक ऐसे बंदे के पास उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जिन्होंने सीएसएस क्लियर किया हुआ है। आई होप आप उनको बिल्कुल गाइड करेंगे जैसे आपने मुझे गाइड किया था कि सीएसएस हाँ जी। कैसे करना है, जो भी और आपसे पूछेगा। अपडेट रहना चाहिए वैसे भी। इसका कोर्स चेंज हो गया हुआ है जो मैंने जिस कोर्स पे दिया था। लेकिन द मेन थिंग आई इज थिंक कि थोड़ा एवरीथिंग इज रेलिवेंट। ओके, अगर आप लेवल की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज रेलिवेंट आपके सब। अब मैं अगर अपनी बात सुनाऊँ ना, क्योंकि मैं वो जो इंटरव्यू था ना सीएसएस का इंटरव्यू 45 मिनट्स का, पहले मैं रिटर्न पे बाद में आऊंगा। जो इंटरव्यू है ना वो जाहिर सी बात है रिटर्न के बाद ही आप देते हैं वैसे। तो इंटरव्यू वाज 45 to 50 मिनट्स। राणा भगवान दास वाज देयर, हेड ऑफ द पैनल। पहला इंटरव्यू ओके, 2012 में जो था। और वो 45 मिनट में ना आपको टोटली ड्रेन कर देते हैं ग्रिड का। मतलब मेरी ओके, जॉब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे था, गोल्डन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे। उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाइड्रो पावर से रिलेटेड पूछे।
उन्होंने मेरी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मेरे जो सब्जेक्ट्स मैंने रखे हुए थे, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, उससे क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे। फिर जो उस दिन का न्यूज़पेपर था उससे क्वेश्चन पूछे। तो इट वाज उस दिन ऑल, के न्यूज़पेपर पे, उस दिन के उस दिन के न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। क्वेश्चन। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। ओके। बल्कि वो हो सकता है अब थोड़ा सा चेंज हो गया बेटर, लेकिन जब हम जाते थे इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे 10 लोगों का इंटरव्यू होता था एक दिन में, तो वो पता चल जाता था कि जी आज किस किस्म के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो उसी में ही थोड़ा सा मतलब गाइड कर देते थे। वैसे तो वो वापस आके बात नहीं करने देते थे लोगों से, लेकिन वो वर्ड ऑफ माउथ से पता चल जाता था कि जी आज का न्यूज़पेपर भी डिस्कस हो रहा है। तो वो फिर न्यूज़पेपर सारे सारे न्यूज़पेपर की तरफ चले जाते थे। तो वो बड़ा वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने सीएसएस एग्जाम दिए थे 2011 में भी, 2012 में भी एज ए कवर। तो 2011 में 26 फरवरी को पहले दो एग्जाम्स थे, और मेरा ख्याल है 4 मार्च को तक या 6 मार्च तक मेरे 10 के 10 एग्जाम हो गए थे। रोजाना तकरीबन 2 होते थे एग्जाम, बीच में एक आध ब्रेक थी। लेकिन वो जब एग्जाम खत्म हो गया ना, तो आई वाज लाइक कि यार मेरी तो जिंदगी में रह कुछ नहीं गया। मतलब वो उससे पहले सिर्फ इतना 10 घंटे 14 घंटे पढ़ना होता था, तो उसमें ये फील आती थी कि यार मैं अब ये मतलब एग्जाम खत्म हो गया, मैं करूँ क्या? कुछ नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूँ इसको, इसका मतलब ये जो टाइम है मेरे पास। तो उसमें फिर मैंने जो है ना, ऑब्वियसली इंडो पाक हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो मैंने मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दी। इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि ये जो काफ़ी ऐसी वाकयात थे इंडो पाक हिस्ट्री में जो कि लिंक करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के साथ। तो फिर मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दी। वो एक अलग एस्पेक्ट है कि वो आप कि आपके साथ किस किस्म के झूठ बोले गए हैं पूरी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, कंट्री एंड रिलीजन एज वेल। तो वो उससे ये हुआ कि मुझे एक ये आदत पड़ गई बुक्स पढ़ने की, बुक्स बुक्स पढ़ने की। पढ़ने ओके। की आदत। तो बुक्स पढ़ने की आदत जो है वो पहले भी थी मेरी बचपन में, लेकिन यूईटी जाके बिल्कुल खत्म हो गई थी। अ, मैं आई वाज द बेस्ट रीडर। कोई 15 बुक्स थी मेरा ख्याल है साल में जो मैंने पढ़ी थी, लाइब्रेरी से आप इशू करा सकते थे प्रेसिडेंट से। ओके। उसके बाद हमने वो जीसी जीसी में भी काफ़ी बुक्स पढ़ी, मेन लाइब्रेरी से इशू नहीं होती थी, लेकिन आप पढ़ सकते थे आप उधर। तो बुक्स पढ़ने का फिर इसमें आदत पड़ गई। वो एक लाइफ लेसन है कि बुक्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत कम करते हैं बुक रीडिंग। हमारा नॉलेज बेस जो है वो अब ये हो गया कि जी यूट्यूब पे वीडियो देख ली या विकीपीडिया कर लिया, तो वो भी ठीक है, किसी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन जो हिस्ट्री से रिलेटेड खास तौर पे जब भी आप कोई अपना किसी भी चीज़ को सर्च करें, तो एक ऑथर को ना सर्च करें, आप 2-3 ऑथर्स को सर्च करें, उसके उनके पॉइंट ऑफ व्यूज देखें। अब अगर आप महमूद गजनवी पे अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो टोटली डिफरेंट है जो आपको इसमें बताया गया। तो ये एक लेसन था कि जी मैंने एक बुक रीडिंग का मुझे पता चल गया कि जी बुक रीडिंग आपने किस तरह करनी है, और बुक रीडिंग क्यों करनी है, और किस किस किस्म की बुक्स। मतलब मैं आई हैव रेड एवरी काइंड ऑफ जॉनर। मैंने ओके। फिक्शन, हिस्ट्री भी पढ़ी है, मैंने उर्दू, मेरे पास अभी भी ये अगर मैं अडॉल्फ हिटलर की बुक पढ़ी है इन माय रीड्स राइट नाउ। शशि थरूर का एन एरा ऑफ डार्कनेस पढ़ रहा हूँ मैं आजकल। ये दोनों मतलब मैंने 2 महीने से तकरीबन शुरू की हुई है, थोड़ी स्लो चल रही है। फिर माय फूडल भी पढ़ी हुई है, इधर एलिस भट्टी भी पढ़ी हुई है। तो वो एवरी पॉलो कोएलो बहुत पसंद था मुझे शुरू पहले। उसकी मैंने 11 मिनट्स बहुत पसंद थी मुझे। फिर उसकी वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई बहुत पसंद थी। और हाँ, अगर इफ यू आर खुदा ना खास्ता इफ यू आर सुसाइडल, तो वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई जरूर पढ़िएगा। वो आपको बहुत ज्यादा सिखाती है कि आपने लाइफ में जो है वो क्यों इस तरह की हरकत नहीं करनी। अच्छा, इसमें ना इस ये बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स के लिए ना हेल्पफुल होगा अगर आप हमें ना ये जो आपने जैसे बताया सुसाइडल के लिए ये वाली, हिस्ट्री के लिए ये वाली, ये 4-5 आपने बुक्स बताई हैं, अगर आप हमें शेयर कर दें, मैं इस वीडियो के लिंक के साथ ना इसको थंबनेल में ऐड कर दूंगा या उनके लिंक्स में मैं डाल दूंगा ताकि जो बुक्स पढ़ना यार चाहते हैं। अच्छा, देयर इज नो स्पेसिफिक हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री में पूछे ना तो राइटर्स हैं, लेन पूल है, लेन ठीक फूल है, बिल्कुल। ईश्वरी प्रसाद है, ही इज इंडियन। लेन पूल तो आप इस्लामिक हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, और ये इंडिया इंडो पाक हिस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो आप इसके बाद आप स्टैनले वॉलकॉट को पढ़ें, पाकिस्तान से रिलेटेड। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़नी है तो स्टैनले वॉलकॉट, ए अजीज, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगेन। अगर आप वो
इवन आप आफ्टर पार्टीशन वाला भी, क्योंकि वो हमें सिर्फ प्री पार्टीशन वाली बुक मिलती है उसमें, लेकिन आफ्टर पार्टीशन वाली बुक भी पढ़े वो, क्योंकि बंगाली था तो वो हमने बैन कर दी थी शायद किसी ने। ओके तो ओके वो इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़े, आपको पता चलेगा आपके जी पार्लियामेंट्स होती क्या है, किस तरह से काम करती हैं। मतलब डिपेंड करता है मेरा इंटरेस्ट बनता क्यों मेरे सब्जेक्ट थे, ठीक है ना। आपका ओके हो सकता है इंटरेस्ट ना हो तो आप फिक्शन पढ़ लें, आप फिक्शन में आप पाउलो कोयलो को पढ़ लें, आप जिस मर्जी का आपका चाहे खालिद हुसैनी को पढ़ लें। तो वो आपको खालिद हुसैनी का ये फायदा कि आपको थोड़ा सा अफगान कल्चर का पता चल गया। खालिद हुसैनी की हिस्ट्री ये है कि वो अफगानिस्तान से माइग्रेट कर गया था ड्यूरिंग वॉर डेज तालिबान ने, और वो अमेरिका चला गया था। तो वो उसके थोड़े से राइटिंग में वो एस्पेक्ट आपको नजर आता है कि प्री प्री तालिबान अफगानिस्तान कैसा था और आफ्टर पोस्ट तालिबान अफगानिस्तान कैसा है। तो वो थोड़ा ओके सा मतलब आपको एवरीथिंग कनेक्ट्स। वो सीएसएस में जैसे मैंने कहा ना एवरीथिंग इज रेलेवेंट। तो आपका ये होता है कि आपको वो बुक्स पढ़ने से ये पता चलता है कि यार ये जो बात किसी और टॉपिक पे भी हो रही होगी ना, तो आप उसको रिलेट कर सकेंगे कि यार नहीं ये जो है ना दुनिया में इस तरह से इस एस्पेक्ट को इस तरह से नहीं देखा जाता, इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं। देयर आर टू साइड्स टू अ मिरर, देयर आर टू साइड्स टू अ स्टोरी। ओके। अच्छा, 3 लेसन जो आपको सीएसएस से सीखने को मिले, टॉप 3 लेसन क्या हार्ड है? वर्क, हार्ड हार्ड वर्क, वर्क, बुक हार्ड रीडिंग। वर्क, हार्ड वर्क, बुक रीडिंग, और तीसरा? और तीसरा है जी कि आप जो है वो अपना गोल जो है उसको मैनूवर कर सकते हैं। इज नॉट ओके दिस कि जी ये चीज नहीं हुई तो मैं अब द लाइफ हैज एंडेड। ओके। आप अपने गोल्स को अलोंग द वे जाते हुए मॉडिफाई करते जाते हैं। ठीक हो बिल्कुल। गया। अच्छा, अगर आप जो है सीएसएस को, क्योंकि अब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं, एचएससी हेड भी कर रहे हैं, तो कैसे आप सीएसएस को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं? इफ यू रिलेट नाउ, तो कैसे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डोमेन में आपसे ला हाँ सकता है? अच्छा, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब मैंने 2013 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वर्क पहली दफा पढ़ी, तो उसमें प्रोजेक्ट की थी इट इज अ टेम्परेरी एंडेवर व्हिच इज प्रोड्यूस प्रोडक्ट और अ सर्विस। ठीक है, तो TSS अगेन द प्रोजेक्ट एवरी मींस इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और आप उसमें ऑब्वियसली सब प्लानिंग करते हैं जिसमें आप अपने सब्जेक्ट वगैरह रखते हैं, और उसमें फिर आप उसके एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, और वो सारा प्रोसेस उसी तरह चलता है क्लोज आउट। मतलब 1.5 साल, तकरीबन 2 साल का प्रोसेस है एक्चुअली, अगर आप एंड टू एंड देखें कम से कम जिसमें आप CSS करते हैं। तो इट इज अ प्रोजेक्ट। तो अगर मैं उसकी लर्निंग की बात करूँ तो अगेन अगर आप EEFs की और उसकी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस की, OPS की, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर कोई लेसन की बात आ जाती है कि आपने जो बुक रीडिंग का आदत बनाए किसी भी तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, हार्ड वर्क एवरी टाइम हार्ड, व्हेन यू वर्क हार्ड इट पेज ऑफ इन सम वे और द अदर। देयर इज नो चांस ओके आपने हार्ड वर्क किया। और मैंने अगर फॉर एग्जांपल सीएसएस में तैयारी की थी ना दिल लगा के, तो मुझे दिल से पता है कि मैंने की थी। जो कि और मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने ना एसएससी में ऐसे पढ़ा था और ना मैंने इंजीनियरिंग में ऐसे। हाँ, मैट्रिक में मैं वैसे ही पढ़ता था जैसे मैंने CSS में पढ़ा। तो वो इसीलिए ओके मैं ओके तो CSS का ये उसमें पढ़ने का ये फायदा हुआ हार्डवर्क का। अब जैसे मैंने बताया कि वो 45-50 मिनट का इंटरव्यू हुआ, उसने मुझे ये सिखा दिया कि आपने इंटरव्यू देना कैसे। और इट हैपन ट्वाइस, 2012 में भी मैंने अटेम्प्ट दी थी, वो भी क्लियर हो गई, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी पोजीशन भी आई, लेकिन वो एलोकेशन अगेन पंजाब के उसमें नहीं हो सकी, पंजाब के तो थर्ड अटेम्प्ट नहीं दिया आपने? नहीं, थर्ड अटेम्प्ट नहीं दी मैंने, थर्ड अटेम्प्ट क्यों? नहीं दी। जॉब जॉब यार, जॉब लगी थी, टाइम नहीं था अगले साल। उसके बाद मैं पार्को चला गया। 2015 में मैं जब वापस आया तो 2016 वाज द लास्ट ईयर जब मैं दे सकता था अटेम्प्ट। लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, क्योंकि बड़े अनसर्टन तरीके से मैं वापस आया था लाहौर। कुछ पता नहीं था कि मैं शायद वापस पे। उसके बाद इधर ये जब जॉब, अगर इस जॉब में मतलब मैं 2015 में आ जाता, करंट जॉब में मेरी है पिछले 4 साल से, 2015 में आया था, तो शायद मैं थर्ड अटेम्प्ट दे देता। थर्ड अटेम्प्ट वो ओके इससे कि किसी तरह जो है हाँ, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इफ यू गेट इनटू तो थर्ड अटेम्प्ट जरूर दें।
मतलब ओके वो आपको अगर आपने सीधी सी तैयारी ठीक तरीके से की है, आपका खुद ही दिल करेगा कि जी मैंने सेकंड अटेम्प्ट देनी है, मैंने थर्ड अटेम्प्ट दी। ओके ओके। अच्छा, तो अब पीएमपी ने आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया? सीएसएस का आपने बताया, बड़ा ही एक्सप्लेन करके बताया। जब आपने पीएमपी किया, पीएमपी की ने आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया? क्योंकि मैंने अक्सर ये सुना है कि जब आप पीएमपी करते हैं तो आपको हर जगह प्रोजेक्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं कि दिस इज प्रोजेक्ट लाइक, मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज लाइफ, रियल लाइफ नॉलेज। तो आप हाँ इसके बारे बिल्कुल में क्या सही। कहें, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं एक तो ये हुआ कि जब मैंने ट्रेनिंग की प्रोजेक्ट पीएमबी की, तो 35 आवर ट्रेनिंग का जो कोर्स था वो अगेन फैजान शफीक, आप आमिर साहब आप तो जानते हैं उन्हें, उसने जी पीएमपी जी। किया। तो ये हुआ कि यार पीएमपी क्या चीज़ है। तो आमिर कुछ उमर भाई ने बताया हुआ था, उमर भाई ने पहले भी किया हुआ था, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो अच्छा, मैं मैं यहाँ पे आपको काट रहा हूँ, सॉरी। ये उमर भाई सैयद मोहम्मद अली उमर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये उमर इकबाल है। उमर इकबाल ओके ओके ये होते हैं हम। और मतलब मैं गुरु मानता हूँ उन्हें, गुरु इस ओके तरह से ओके मानता हूँ इन माई करियर। और अभी भी ओके वो कॉल करते हैं तो ऐसी बात करते हैं, बड़े भाई की तरह बात करते हैं। वो उनके बड़ा ओके अच्छा ओके गाइडेंस रही। तो आरएमपी का भी खैर वो बुद्धि बन गया, फिर मूड खैर पीएमपी की जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो तब मैंने नोटिस किया कि यार ये तो सब कुछ वही है जो मैं कर रहा हूँ। इट अच्छा, इज वही है जो कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिस तरह से, मोर और लेस, ऑब्वियसली नो प्रोजेक्ट इज परफेक्ट एंड एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक। लेकिन वो जो एक प्रोसेस था ना, वो उसी तरह ही फॉलो हो रहा था जैसे वो मेरे प्रोजेक्ट में, मैं गोल्डन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे था। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया था उस प्रोजेक्ट पे उस वक्त, और मैं इन एंड आउट्स तकरीबन पता चल गया वैसे काफी हद तक प्रोजेक्ट के। तो वो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सिंपल इस तरह से लगता है कि जी आपने बस प्रोजेक्ट उठाना है, और वो मतलब प्लानिंग स्टेज से, इनिशिएशन से लेके क्लोज आउट तक एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, और वही फॉलो हो रहा है। हाँ आगे पीछे हो जाती हैं चीजें, ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 35 आवर ट्रेनिंग कर ली ना, तो फिर मैंने ओके कहा कि यार अच्छा अब मैं आपको अपना डिलेमा बताता हूँ कि मेरा डिलेमा क्या था। मेरा डिलेमा ये था कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ क्यों आया। वो मैं इस वजह से आया कि आई वॉज अ पेट्रोलियम इंजीनियर इन ए सिविल इंडस्ट्री, इन सिविल रिलेटेड। तो होता ये था कि मैं कहीं अप्लाई करता था, कोई किसी से बात करता था जॉब की, तो वो कहते थे यार तू तो पेट्रोलियम इंजीनियर है, ये सिविल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो पेट्रोलियम इंजीनियर, और अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था ऑब्वियसली कि मैं कह सकता कि जी मैं सिविल का काम भी देख सकता हूँ। और आज तक भी पता चला कि किसी बात है कि रेत कौन सी है और बजरी कौन सी है और ईंट कौन सी है, ये चीज़ क्योंकि पढ़ी नहीं हुई, या स्ट्रक्चर जब वो किस तरह बनना है, जो है मैं जो कोऑर्डिनेटर था, जो ब्रिज है वो किस तरह बनना है, उसका क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो उनको वो चीज़ पढ़ी नहीं हुई थी कभी ऑब्वियसली। तो और सिर्फ पेट्रोलियम में अप्लाई करता था तो वो कहते थे "जी, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस ही सिविल का है सारा, तुमने जो पहले भी ओके प्रोजेक्ट की थी।" तो ये मेरा बहुत बड़ा ओके डिलेमा, और मैं सोचता था कि यार ये मैं तो करियर में कहीं नहीं जा सकूंगा अगर मैंने ये इस चीज़ को कवर ना किया। तो एक एस्पेक्ट जो मुझे नजर आया वो ये था कि एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स वगैरह जो बनती थी, और कुछ साइट पे आपको पता सिविल इंडस्ट्री में हमारी इतनी ज्यादा कंप्लाइंस नहीं होती है, साइट पे कुछ साइट्स पे कुछ चीजें होती थी जो कि हम फॉलो करते थे एचएससी की, वो हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लासेस और ये इस तरह की चीजें, सेफ्टी स्पेक्टिकल। तो ओके ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने कर लिया, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये जो मजेदार चीज है इसमें वो रिस्क मैनेजमेंट, जो ओके मेरी जॉब से भी रिलेटेड है, कम किसी तरह पेट्रोलियम से भी कुछ हद तक जो है वो रिलेट कर जाती है। लेकिन अगर सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे रहते हैं तो वो भी वैसे रिलेट कर जाता है इन दैट, लेकिन बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, थोड़ा सा ओके इनडायरेक्टली। तो फिर ओके मैंने उसको आरएमपी की ट्रेनिंग कर ली। वो उसका ये फायदा हुआ मुझे उसी वक्त ही, जनवरी अक्टूबर 2013 में मैंने पीएमपी की ट्रेनिंग की, और मैंने 45 डेज के अंदर काम दे दिया, ओके विच वॉज ओके एक्चुअली अ मिस्टेक पीएमपी का। इतनी जल्दी मैं खुद आज समझता हूँ कि नहीं देना चाहिए था मुझे। खैर वो ये हुआ कि क्योंकि मैंने वो अगेन उसमें मेरी सीएसएस की प्रेपरेशन बहुत काम आई, क्योंकि मेरा रीडिंग का टेम्पो बन गया हुआ था। तो रीडिंग का टेम्पो बनने की वजह से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता था, मुझे चीज़ समझ आ जाती थी, या मैं क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ लेता था। मतलब अगर ओके 6 लाइन्स का क्वेश्चन है, एक बंदा अगर उसे 2 मिनट लगाता समझने में तो मुझे वो 1.5 मिनट लगता था। ये मुझे ओके खुद भी फील हुआ, ये मुझे असल में फील हुआ आइल्स के एग्जाम से कि यार ओके ये रीडिंग राइटिंग स्पीड
जो है वो बहुत बेहतर हो गई है यानी कि एक्सक्लूसिव। जो चीज में जिस चीज में, अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि जिस चीज में आप सक्सेसफुल नहीं हो सके, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन उसने आपको इतनी लर्निंग्स दी कि आप उसके हाँ बाद जी, आपने आइट्स किया, उसने आपको बेनिफिट दिया, उसके बाद बिल्कुल। पीएमपी किया, उसने आपको बेनिफिट दिया, आरएमपी, और फिर जब आप अपनी लाइफ में इंटरव्यूज देते गए तो वो 45 मिनट के जो 2 इंटरव्यूज थे वो आपको क्लियर करवाते गए। ऐसा ही है? टोटली बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। मैं मतलब, मैं जब मतलब मैं मतलब मैं अब इंटरव्यू दे के निकलता हूँ ना, इंटरव्यू होता कोई भी घंटे का, तो मुझे बॉदर ही नहीं करता कि ओके। यार ओके। अच्छा, मैं बोलेंगे इसमें यहाँ तो पे उन तीन इसमें मैं लोगों यहाँ के सामने, चार लोगों के सामने बोले थे तो अब भी बोल लेंगे। ओके। ओके, इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि हमने, अगर आप जवाब शफीक से कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप खुद लाइव आके जवाब शफीक से डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैंने कमेंट में एक लिंक शेयर किया है जिसको मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किया गया है कि प्लीज शेयर फ्यू वर्ड्स एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु डोंट गेट जॉब्स राइट आफ्टर देयर ग्रेजुएशन एंड गेट डिसहार्टेड। आपने काफी हद तक ये क्वेश्चन आंसर कर दिया है, लेकिन अगर इस पे कोई थोड़ी लाइट कर दें तो दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देंगे फर्दर तो अच्छा हो जाएगा। हाँ यार देखिए, मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि मैं रिलीजन अपनी ट्रेनिंग वगैरह भी कराता हूँ, तो मैं ज्यादा रिलीजन को नहीं लाता बीच में। एचएससी में हालांकि आप ला सकते हैं फीस वगैरह की भी, एक इंसान की जिंदगी बचाना और थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इसमें मेरा मैं कोट करना चाहूंगा कि यार जहाँ रिस्क लिखा होता ना, हम्म। वो ऐसे मिलता आप सोच नहीं सकते, वाकई सही बात। ओके। मैंने 3 साल जॉबलेस तकरीबन रह के देखी ये चीज, कि और उसके बाद रिजल्ट। जैसे मेरी जॉब लगती डिफरेंट, उसके बाद जहाँ पे मैं मूव करता गया, मतलब सोचा भी नहीं हुआ था कि कभी इधर जाएंगे या इधर इस तरह का काम हो रहा होगा। मतलब एक वो टाइम था, मैं आपको शायद पहले नहीं जिक्र किया कि 2009 में हम पास आउट हुए। हम चार दोस्त, एक दोस्त की गाड़ी थी, हम चार दोस्त चले गए इस्लामाबाद, गाड़ी पकड़ी और इस्लामाबाद चले गए कि यार सीवीज देते हैं यार, ऑयल एंड गैस सेक्टर। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई जब देखेंगे कि जी लड़के खुद आए हैं, तो हो सकता है कोई इंटरव्यू कर ले हमारा। जॉब तो खैर दूर की बात है, इंटर्नशिप भी रख ले, अनपेड पे रख ले यार। बिल्कुल। क्या कि आपने कोई 25 से 26 ऑफिस विजिट एंड नॉट अ सिंगल डोर ओपन फॉर अस। नॉट अ हमने सिंगल डोर ओपन फॉर यू। नॉट अ सिंगल डोर, नॉट अ ओके। हमें चौकीदार को सीवी हाथ में पकड़ा के तो वापस आना पड़ता था। ओके। ओके। तो अगर उस मतलब, और उसके बाद मैंने सोच लिया कि यार आइंदा ये काम, अच्छा, तो आपने हाँ, डिसाइड कर लिया ये ये काम नहीं इफेक्टिव नहीं है। ये काम नहीं करना कि जी हाँ ये इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल। तो ओके। ओके। ये था कि यार मैंने अब जो है ना, ठीक है, लेकिन एक डिग्निटी और उसके साथ कि अगर हम इतना इतना गिर सकते हैं, तो अगर उसके बाद भी हम इधर पहुंच सकते हैं ना, तो देर इज होप फॉर एवरीवन। अगर मैं और सही। आमिर अभी इधर बैठे, अगर कोई हमें सुन रहा है ना, तो मैं सीधी सी बात है कि ये औकात बिल्कुल नहीं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नहीं। ये मतलब बस जिस मैं इसको इस बिल्कुल तरह कर कहूँ कि ये आपको, जो जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है, स्ट्रगल करने हाँ से आपका आपका रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन बिल्कुल, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको हाँ आपके घर में आके रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपने बताया 3 साल स्ट्रगल की, पाथ चेंज की, इसको कहते हैं कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। कि आप अपने ऊपर, आपको नौकरी नहीं मिल रही लेकिन आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पीएमपी कर ये रहे बहुत, हैं, आरएमपी कर रहे हैं। यानी तो मैं स्टूडेंट्स को, जो अभी स्टूडेंट्स पास आउट हुए उनको जॉब नहीं मिलती, ऑल दो वो क्वालिफाई नहीं कर सकते पीएमपी के लिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो पीएमपी की ट्रेनिंग करें ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग हो सके। उनके लिए कोर्स सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट, जो आपको पता होगा कि कैप है, वो उसकी ट्रेनिंग जरूर करें। हमारे एक गेस्ट हैं अवैस खान, हमारे दोस्त हैं, कंबाइंड फ्रेंड, उनके साथ भी हम एक लिंक करेंगे। मैं उनकी आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। जवाद भाई, उन्होंने जो है सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की, उसकी बेस पे उनको डेस्कॉन की नौकरी मिली। बाकी जर्नी हम उनसे उनकी खुद सुनेंगे। ओके, फर्दर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने पीएमपी को पास करने के लिए, आपने बताया कि आप वहां से आपने 35 पीडीयूज की ट्रेनिंग ली, आप जल्दी पढ़ लेते थे, आपने फर्दर क्या उसमें अपनी ट्रेनिंग में स्पेशल किया कि आप फर्स्ट टाइम में क्लियर आपने कर लिया? क्योंकि पीएमपी में 1% लोग हैं जो पास आउट करते हैं, और 1% का 1% लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में पास करते हैं। एंड यू एंड आई वर अमंग दोज पीपल जो लकी थे कि पहले अटेम्प्ट में कर गए। तो क्या इसमें आपने क्या प्रिपरेशन में स्पेशल किया कि आप फर्स्ट टाइम में क्लियर कर गए?
यार इसमें एक तो आपको स्मार्ट प्ले बहुत करना पड़ता है, सीधी सी बात है। आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं, उस सेक्शन पे आपने टाइम ज़्यादा देना है, उस पर फोकस ज़्यादा देना ओके है। इन ओके ड्यूरिंग आपने ये ज़रूर उसमें सोचना है कि जी मैं अभी जो कर रहा हूँ क्वेश्चन या जिस सेक्शन पे हूँ, मेरे पास टाइम कितना। आपने टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारे उस एस्पेक्ट में। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 45 डेज में मैंने तैयारी कर ली और वो एग्ज़ाम भी दे दिया। वो उसकी उसकी वजह शायद यही हो कि मैं वो बुक, मेरी रीडिंग इस तरह की थी या मेरी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की थी या मेरी थोड़ी सी टेक सेवनेस इस तरह की थी कि मैंने क्या किया कि मैंने ऐप्स डाउनलोड कर ली। 20 एप्स मतलब डाउनलोड कर, ठीक है। क्वेश्चन, मतलब मुझे किसी ट्रेनर ने किसी ने कहा कि जी ऐप्स भी होती हैं इसकी ट्रेनिंग की, पीएमपी के क्वेश्चंस की। मुझे क्वेश्चंस मिल गए शॉर्ट फॉर्म में 1000 क्वेश्चन ट्रेनर की तरफ से, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐप्स भी होती हैं। तो मैंने एम ही एक दिन सर्च की, मैंने कहा यार हर चीज़ की ऐप है तो इसकी भी बनी होगी। तो मुझे ऐप्स मिल गई ओके क्वेश्चन, और वो ओके। फिफ्थ, वो मुझे उससे बड़ा वो हुआ कि यार ये दिस इज अ गुड थिंग कि मैं मतलब अगर सोने भी लगा तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो सो वो उसका एप्स आर क्रिटिकल। ऐप मैं अगर इसको कहूँ कि क्रिटिकल रोल है जो कि सक्सेस में कर सकता है, क्योंकि आपके पास मोबाइल ऑल टाइम है। फेसबुक को स्क्रॉल करने के बजाय आप साथ साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा हूँ। ऐसा ही है। अच्छा, और अच्छा। इसमें एक ये भी है कि मुझे एक मतलब बड़ा ज्यादा मैंने सुना ट्रेनिंग के दौरान कि जी जो क्वेश्चन आपका एक दफा आपने रीड कर लिया वो आपका जाया हो गया, मतलब आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वो जाया हो गया। मेरा नहीं ख्याल ओके कि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसकी तरह का क्वेश्चन डिफरेंट करके जंबल करके वर्ड्स को आ सकता है। और अगर आपका गलत भी हो गया ना तो यू लर्न समथिंग कि यू जी लर्न यार समथिंग। ये आप उसको दोबारा भी गलत करेंगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि यार ये दो ऑप्शंस नहीं थी। अब वो 50-50 जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में पति में होता था, तो वो आपको बड़ा फायदा हो जाता है कि यार ये इसका एस्पेक्ट अगर आगे मैं यूज कर सकूँ किसी और क्वेश्चन में, तो वो रिलेट ओके करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके बात को नहीं मानता कि जी अगर आपका क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपको क्वेश्चन आया हो गया। तो अगर आपने 1000 ओके क्वेश्चन कर लिए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो 1000 ही किए। उसका ये मतलब है कि आपने मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपने अगर उसकी वो चारों जो ऑप्शन है ए से लेके डी तक वो या ई तक वो पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि आपने 4000 तकरीबन क्वेश्चन जो है वो तैयार कर दिए या आपके ओके वो, और जाया नहीं ओके जाता आपका फेलियर या उसको अटेम्प्ट हो जाना। जो है वो मैं उसको ये नहीं काउंट करता कि जी वो आपका क्वेश्चन जाया चला। ओके ओके ओके। अच्छा, इसी तरह आरएमपी को भी हम कैसे क्लियर, इसी तरह इसी प्रोसीजर से आरएमपी भी क्लियर कर सकते हैं। यही स्टेप्स एप्स को यूज करके क्वेश्चंस को समझ के एग्जैक्टली आरएमपी भी क्लियर बिल्कुल होता है। बिल्कुल ओके हो सकता है, ठीक। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आरएमपी में ये जरूर था कि इट वाज टोटली डिफरेंट। पीएमपी का 100। एग्जाम बिल्कुल लेंथी था, लेकिन थोड़ा सा ना ब्रेन ट्रेनिंग नहीं था। एक ओके एग्जाम आपका दिमाग बहुत ज्यादा लगता है। ओके आरएमपी और उसमें मोंटे कार्लो की सिमुलेशन, मतलब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि देयर वाज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, कुछ 10 होंगे जिसमें मैं आई वाज टोटली ब्लैंक, मतलब मेरा दिमाग ओके काम नहीं कर रहा था। और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ग्राफ्स रीड करने थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से रीड करना है इस ग्राफ को, और मैंने सिर्फ तुक्के मारे थे उसमें। यानी कि आरएमपी के आरएमपी की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग प्रॉपर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज कम्पेयर टू पीएमपी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने आरएमपी की ट्रेनिंग करी। ओके आप ऐसे समझ लें कि पीएमपी जो है वो ग्रेजुएशन है और ओके आरएमपी जो वो मास्टर्स है। उसमें आप एक स्पेशल सब्जेक्ट को पकड़ के उस पे काम कर रहे हैं। ओके। आई विल से दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द डे। अगर पीएमपी जो है वो ग्रेजुएशन है तो आरएमपी जो है मास्टर्स है। एंड रियली हाँ मेरा भी आरएमपी का कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि आपने सीएसएस में भी कम्युनिकेशन काफ़ी सीखी, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहती है कि 90% ऑफ द टाइम एक जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि लाइफ में कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन का कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा यार, कम्युनिकेशन तो ना ऐसे है कि हम आज भी आ, अभी किसी मल्टीनेशनल के साथ जब हम किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बड़ा क्लियर ईमेल से ही पता चल जाता है या एक एक फोन कॉल एक मीटिंग से पता चल जाता है कि बंदा कितने पानी में है। ओके ओके तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका
एवरी मतलब आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो कम्युनिकेशन से ही जाता है। ओके। और आप ये पूछें कि प्रोजेक्ट के उसमें कितना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ही जैसे आपने बताया 90%। उसने स्टेक होल्डर को भी एंगेज रखना है, उसने जो है वो अपनी और ऑर्गेनाइजेशन को भी एंगेज रखना है, उसने टीम को भी एंगेज रखना है, उसने वर्कर को भी एंगेज रखना है। उसको मतलब उसके पास ये सारी चीज इन सर्कल। एक वो कहते हैं रिव्यूज होते हैं ना, मैनुअल अप्रेजल, उसमें पहले 180 डिग्री होता था, फिर 360 डिग्री आ गया, अब वो 720 डिग्रीज हो गया। ये जी ओके। आप को भी वो जो है वो पूछा जाएगा, आपके नीचे वालों को पूछा जाएगा, और फिर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उसमें भी आपसे ऊपर जो है और आपसे नीचे जो है कि आप बिहेव किस तरह करते हैं उनके साथ। तो ओके। में कम्युनिकेशन तो वो मैं थोड़ा सा एचआर की तरफ ले गया बात को, वो उसी तरफ ही चली जाती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, रिटन एंड वर्बल। तो रिटन में मेरी सबसे गुजारिश होगी कि यार ठीक है, इंग्लिश इज अ फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज, आपकी मादरी जुबान नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बचपन में पढ़ी है ना, आप इंजीनियर बने हैं तो आपने 8th 9th 10th में टेंसेस पढ़े हैं बिल्कुल। तो उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि डिड डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती है, एस के साथ मतलब अगर 20 साल के एक्सपीरियंस का बंदा अगर एक आता है ऑर्गेनाइजेशन में और वो इस तरह की गलती कर रहा है, और ये नहीं कि इट इज अ टाइपो, एक वो है कि कॉन्स्टेंटली आपको पता है कि यार इस बंदे की ईमेल में ये गलतियां निकल रही हैं, तो वो बड़ा गंदा बहुत गलत एस्पेक्ट उसका इंप्रेशन जाता है मल्टीनेशनल में खास तौर पर कि यार मतलब email तो यार ठीक लिख लो। ओके, एग्रीड एग्रीड, 100% एग्रीड। अब इसमें मैं मैं अब कहता कि ऐसी आप बात। लैंग्वेज या इंग्लिश को बहुत ज्यादा ऊपर उस तरह ले जाएं, लेकिन मतलब आप ये देखें ना कि बेसिक। इज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये बात तो 100। मान है ना। हंड्रेड तो परसेंट नहीं सही तरह बोल सकता है लिख सकता है तो वो उसका एक शॉर्ट कमिंग है। नो डाउट। अच्छा, इसमें ना अभी दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा कि आप अपने जो कलीग्स जो डिड के बाद सेकंड फॉर्म लगाते हैं उनको ग्रामर और जिंजर, ये दो सॉफ्टवेयर है, मोस्टली फ्री है, उनको क्या वो हम्म, इस्तेमाल कर लिया करें। वो उनकी ईमेल्स भी रीड कर रहे होते हैं और वो सजेशंस दे रहे होते हैं, खुद चेंज नहीं करते। वो सजेशंस देते हैं कि मेहरबानी करके ये आप कर लें। तो ये इट्स एन इफेक्टिव टूल, क्योंकि भाई हम इस वक्त हैं टूल्स की दुनिया में। अगर हम हम्म। 21वीं सेंचुरी में टूल्स, नो डाउट। भी रहा हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट का कल्चर था, इधर भी इवन मल्टीनेशनल्स में भी ऐसे लोग हैं जो लर्न नहीं करना चाहते। ट्रू। हालांकि मेरा ख्याल ये है, ऑब्वियसली एक तो वो हदीस भी है, अगेन रिलीजन आ जाता है उसमें डिस्कशन में। एजुकेशन इज समथिंग यू कैन नेवर स्टॉप टू लर्न। ट्रू। ट्रू। आप ट्रू। माँ की गोद से लेके तो कब्र तक जो है वो आप इंसान सीखता है। जब आप सीखना छोड़ देते हैं ना तो एक्चुअली मीन्स कि आपकी इंटेलेक्चुअली डेथ होगी। इंटेलेक्चुअली डेप्थ होगी। ओके, हाँ। वन लास्ट टू क्वेश्चन। कैन एनीवन डू पीएमपी? आई वुड से प्रोबेबल यस, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। इफ ही और इफ ही मीट्स द क्राइटेरिया, इफ ही मीट्स द हाँ हाँ क्राइटेरिया, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। वो क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ विद प्रॉपर प्रॉपर ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल, हर किसी को ऑब्वियसली हर कोई डिफरेंट होता है, लाइक एवरी प्रोजेक्ट एवरी पर्सन इज यूनिक। हर किसी के डिफरेंट, देयर इज नो वन पाथ टू सक्सेस। मैंने 3 साल अगर स्ट्रगल किया और आमिर की माशाल्लाह माशाल्लाह पहले 3 महीने के अंदर ही जॉब हो गई थी, जो मुझे याद पड़ता है। तो ये ना एक कोई फार्मूला नहीं है कि जी ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो ये चीज हो जाएगी ऐसे। there is it is same for GSS, it is same for PMP, it is same, it is same for your personal life as well। अगर ओके। किसी की शादी, किसी की बेगम उसको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम्युनिकेशन उसकी सही नहीं है बेगम के साथ, तो देर इज नो वन फार्मूला कि जी ये फार्मूला पे आप अमल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके। 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 हर किसी का एक अपना एप्टीट्यूड होता है, हर किसी का अपना एक सेट ऑफ जो है वो सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उसके अंदर आपको खुद ही इवॉल्व करना पड़ता है। यू आर द ओनली प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ योर लाइफ। ओके। ओके। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन है। इफ यू डू पीएमपी, लाइक व्हेन यू डिड पीएमपी यू गेट जॉब, इफ यू डू पीएमपी what is the guarantee that you will get job? यार मैं इसमें एक तो ये कि जब मैंने किया था 7 साल हो गए तकरीबन, उस वक्त
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्योंकि पीएमपी की वजह से जॉब स्विच मिला। हाँ, आरएमपी की तरफ वजह से मुझे जॉब स्विच मिला। आरएमपी की ट्रेनिंग की वजह से, आरएमपी सर्टिफिकेशन की की थी मैंने तब, मैं पार को जब गया यहाँ से गोल्डन गोल्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। तो उससे पहले पीएमपी की वजह से ये ज़रूर हुआ कि मेरा जो है ना मीटिंग्स में मुझे टर्मिनोलॉजीज आ गई प्रोजेक्ट की। हम्म। जब हम्म। आप मल्टीनेशनल क्लाइंट या मल्टीनेशनल अपने किसी भी जेवी पार्टनर के साथ बैठते हैं तो वो आपको हम्म। रिस्पेक्ट देता है, वो देखता है कि यार नहीं, इस बंदे को पता है। ओके। ओके। गोल्ड प्लेटिंग की टर्म यूज करता हूँ मीटिंग में बैठ के, तो वो देखे ना, अपने आप को आपने इन द एंड सेल करना है। ओके। वो किसी भी तरह से गोल्ड प्लेटिंग का मतलब आपको एक टर्म पता चल गई, आप सीधा किसी तरह रगड़ के ले आए उसे डिस्कशन के दौरान। ये ओके। आपका है, ये आपका यानी टैलेंट। आपने अपने आप को सेल कैसे करना। तो पीएमपी का और कोई फायदा हो ना हो, जॉब से हो सकता है 10% को हो जाए, 20% को हो जाए, 30% की जॉब रेस भी हो जाए, 50% का कुछ ना हो, लेकिन वो जो 50% है ना, वो अगर पीएमपी कर लेते हैं, उनको ये फायदा है कि आप एक तो सर्टिफाइड हो जाएंगे, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ओके। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरा एक कुलीग था, उसने नहीं किया हुआ था ये जब मैंने नया नया पीएमपी किया। और वो जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट सीनियर था, 3-4 साल सीनियर था मेरे। तो उसने मुझे कहा कि जी कोई बात हुई, तो मुझे वो नहीं पता थी, तो उसने कहा कि यार ये आप तो पीएमपी हैं, तो आपको क्यों नहीं पता। तो मैंने कहा यार मैंने आपसे थोड़ी लिया सर्टिफिकेशन, ये तो वर्ल्ड बॉडी। तो गुड गुड वो गुड। मतलब यू हैव द अपर हैंड यार, मतलब आई एम ग्लोबली सर्टिफाइड यार। दैट्स द गुड थिंग कि जैसे आपने कहा कि व्हेन यू, अगर इवन आप ट्रेनिंग भी कर लेते हैं तो जो टर्मिनोलॉजीज आप सीखते हैं दैट मेक्स अ डिफरेंस। कि बहुत जैसे बहुत हम कंसल्टेंसी में जाते हैं, कंसल्टेंसी में मोस्टली आप मोट मैकडोनल्ड में देख लें, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स आते हैं, जो लीड इंजीनियर्स होंगे, जो प्रिंसिपल इंजीनियर्स होंगे, दे आर मोस्टली पीएमपी सर्टिफाइड। और पीएमपी एक वाइड सर्टिफाइड अदारा है, या वाइड सर्टिफिकेशन है जिसके 1 मिलियन सर्टिफाइड पीपल हैं। अगर आप सीसीपी देख लें, प्रिंस 2 देख लें, कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर 1 मिलियन लोगों ने किया है, इसका मतलब है कि 1 मिलियन इंजीनियर्स, क्योंकि मोस्टली इंजीनियर्स ही होते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इस सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है। ओके, हमारे लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। यूसुफ अली ने पूछा है हाउ पीएमपी कैन बेनिफिट प्रोजेक्ट इंजीनियर्स इन पाकिस्तान। तो काफी हद तक आपने आंसर कर दिया कि लर्निंग कम्युनिकेशन, मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स, आपको जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जरूर है और कि फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, डेस्कॉन में या ओके। एबीसी कंपनी में, किसी में भी हैं, आपके पास पीएमपी नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे पहली बात। क्योंकि अब ओके। अगर हो गए हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि मार्केट में अबंडेंस होती जाएगी पीएमपी की। उसके क्या होगा ओके। कि हम हमें जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपको नजर आना शुरू हो गया ऑलरेडी कि पीएमपी रिक्वायर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए वो मांगते हैं ऑब्वियसली कि पीएमपी होना चाहिए या कम से कम ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ओके। उसका कि आप जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत ही बढ़ती हो, लेकिन और आपकी अपनी इंटरनल ग्रोथ, अगर आप कंपनी में ही ग्रो करना, तो उसके लिए भी फॉर एग्जांपल मैंने यार उसके बाद RRB के बाद मैंने निबोश किया, उसके बाद मैंने पिछले साल ISO 9001 किया, इस साल मेरा प्रोग्राम है फूड सेफ्टी का करने का कंपनी की तरफ से। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, पर्सनल ग्रोथ है ना कि यार इसी ओके। कंपनी में और भी जाना है तो ग्रो तो करना ना, इस जगह ग्रो तो नहीं बैठे। करना है। ओके। तो ओके। आपने अगर वही बात इन द एंड फिर आ जाती है कि अगर आपने सीखना छोड़ दिया, द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू डाई इंटेलेक्चुअली। द डे यू डाई। चलिए ओके, हम इसको समराइज करते हैं। हमने 30 मिनट्स करने थे, लेकिन हम, आपको पता है भाई, अगर हम बैठे तो हम लोग हाँ, घंटों बैठे रहते हैं, पता नहीं चलता। हम इसको, हाँ, हम इसको दोबारा इंशाल्लाह कभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि जवाद भाई ने अपने फाइनल थॉट्स दें, फिर मैं इसको एंड करूंगा। अभी जो हमारे पूरे सेशन में उन्होंने बताया है कि कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, अपने ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट करते रहे, नई चीजें सीखते रहे। इन्होंने अभी लास्ट मिनट में ये बताया कि पीएमपी मैंने किया, आरएमपी किया, फिर मैंने आईएसओ की सर्टिफिकेशन की, निबोश किया, द रीजन बीइंग अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करने के लिए। अब मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ स्टार्ट से एंड तक हैं, जो ये सेशन देख रहे हैं और जो इसको रिकॉर्डेड भी देखेंगे, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा। लेकिन क्योंकि 35-40 मिनट्स के बाद रिकॉर्डिंग में ये एक सेकंड का आएगा, क्योंकि स्पेशली मैं ये बताता जाऊँ, जवाद भाई हैज बीन माय मेंटोर सिंस लास्ट 7 to 8 years। ही हैज गाइडेड मी अलोंग द वे। इस सेशन में स्पेशली जो भी आप में से पीएमपी, आरएमपी, पीबी और एसपी की ट्रेनिंग हमसे लेना चाहेगा, तो उन्होंने ये सेशन अटेंड किया है, तो ये बात सुन रहे हैं, वी विल गिव देम 20% डिस्काउंट।
20% डिस्काउंट उसमें स्पेशल दिया जाएगा। हमारी पीएमटी की फीस है $250, जो कोविड-19 में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उसमें फर्दर 20% डिस्काउंट हम उन्हें ऑफर करेंगे। जी भाई, फाइनल थॉट्स, वी विल रैप इट अप। फाइनल थॉट्स यार ये कि मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा इंजीनियर्स खासतौर पे, जो अगर कोई भी सुन रहा है, कि नेवर थिंक कि जी मैंने बीएससी कर लिया तो दिस इज इनफ, या मैंने बैचलर कर लिया मेरी जॉब हो गई अच्छी, दिस इज इनफ। इट इज नेवर इनफ। once you start uh, once you start working, once you start रियलाइजिंग कि जी ये जिंदगी है क्या, या इसको किस तरह से गुजारना, तो फिर आपको ये पता चलता है कि यार नहीं, ये इट इज़ कांस्टेंट लर्निंग। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं सीएसएफ की जब इंटरव्यू प्रेप कर रहा था मैं, तो एक एकेडमी में एक मेरे अब्बू के दोस्त ही हैं, मैंने उन्हें बाद में सेशन के बाद बताया कि माय फादर नो यू, और इस तरह उन्होंने, एक लड़के ने पूछा कि जी सर ये जॉब अगर सीएसएस क्लियर हो जाएगा फिर क्या करना है, तो उन्होंने कहा फिर आगे बेटा अगले कोर्सेज करने हैं। सीएसएस का ये मतलब तो नहीं है कि बस नौकरी करनी है, उसके बाद कोर्सेज होते हैं, आप मजीद पढ़ते हो बेटरमेंट के लिए, आप एमबीए बाहर स्कॉलरशिप पे भी चले जाते हो, आपके इंटरनल कोर्सेज होते हैं, नीपा के कोर्सेज होते हैं। कहता सर बाद में भी पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब सीएसएस में जाता पढ़ पढ़ के। तो उसने कहा सर बाद में भी पढ़ना पढ़ना है। कहता बेटा पढ़ना सारी जिंदगी पढ़ना, अगर कुछ बनना है तो फिर पढ़ना आपको सारी जिंदगी पढ़ना। ओके ओके, सो ऐसा मेरे इस बारे में। सो थैंक यू बहन, थैंक यू वेरी मच। इस टॉक की अगर हम समराइज करें, नेवर लूज होप, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, जो रिजल्ट लिखा हो वो आपको मिलेगा। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, अपने ऊपर सीखते रहे, लगातार डिफरेंट चीज़ें सीखें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। अगर एक जगह से आपका काम नहीं चल रहा, दूसरी जगह जाएं, डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करें, अपनी अप्रोच को चेंज करें, गोल को नहीं। और हमेशा एक बेस लाइन जरूर रखें, अपना गोल जरूर बनाए, विजन जरूर बनाए, लेकिन अपने गोल को कभी ये ना समझे कि गोल नहीं मिलेगा जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी जब तक आखिरी सांस है कभी खत्म नहीं होगी। थैंक यू जवाद बहन फॉर ज्वाइनिंग अस। जी इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज ओके, जवाद बहन।